हमारा जो आज का टॉपिक है इट्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? देखिए, हमारे जो इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं, यू पीपल मस्ट बी नोइंग कि वो लिमिटेड हैं, और जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। अब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वी कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट ऑफ आवर्स। दैट मीन्स वी हैव टू मेक ए चॉइस कि हमने अपनी कौन कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करना है। और सपोज वी हैव डिसाइडेड कि हम ए एंड बी गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं। अमंग मनी गुड्स हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ए और बी को प्रोड्यूस करना है। दैट मीन्स हमें अब अकॉर्डिंगली अपने रिसोर्स को जो है उनको ए और बी के टूवर्ड्स डाइवर्ट करने हैं। अकॉर्डिंगली वी ऑल्सो हैव टू डिसाइड कि ए में कितने रिसोर्स को डाइवर्ट करें और बी के टूवर्ड्स कितने रिसोर्स को डाइवर्ट करें। वी कॉल इट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब जो रिसोर्स एलोकेशन है ये ऐसे करना है कि जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो। We have to allocate resources between different uses or between different goods in a way that the satisfaction that a consumer gets from the consumption of these goods is maximum. तो यही हमने देखना है कि जो allocation of resources है perfect competition में, हमें ये देखना है कि is it efficient? Is the allocation of resources efficient in perfect competition? Efficient means कि जो consumer satisfaction है क्या वो maximum है या नहीं। Let's see. Suppose X और Y हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस X और Y में हमने अपने रिसोर्सेज को एलोकेट किया है। अब हमने X और Y गुड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए, वी हैव टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर A और कंज्यूमर B। तो हमने रिसोर्सेज को X और Y में Y के टूवर्ड्स डाइवर्ट किया है। वी आर प्रोड्यूसिंग X एंड वी आर प्रोड्यूसिंग Y। और जब X और Y प्रोड्यूस होंगे, देन प्रोड्यूसर विल एक्सचेंज दीज गुड्स विद consumers, or then consumers will consume these goods and they will have a level and they will enjoy a certain level of satisfaction. goods को consume करने से consumers को कुछ satisfaction मिलती है। अब देखिए, now at this point हम ये decide करते हैं कि हम X से resources को Y की towards डाइवर्ट करें। There is reallocation of resources means हम X से Y की टूर से रिसोर्स को जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं। और जब हमने रिसोर्सेज डाइवर्ट किए तो हमने देखा, हमने ये पाया कि जो A है, A का वेलफेयर हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन A का वेलफेयर तब इंक्रीज हो रहा है जब यहाँ से B का वेलफेयर डिक्रीज हो रहा है। अगर रिसोर्स एलोकेशन से रीएलोकेशन से अगर रिसोर्सेज पहले एलोकेट थे, फिर हमने फिर से रीएलोकेट किए, दैट मीन्स हमने एक्स से वाई की तरफ रिसोर्स को डाइवर्ट किया और हमने पाया कि वी आर एबल टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ ए, बट एट द सेम टाइम बी का जो वेलफेयर है वो डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन जो हमारा एलोकेशन था वो एफिशिएंट था। दैट मीन्स हमारा जो एलोकेशन था वो एफिशिएंट था। और इसी अगर if we are facing such a situation, हम इसको पेरिटो एफिशिएंट भी बोलते हैं। पेरिटो एफिशिएंट भी बोलते हैं। I will try to rephrase this statement. देखिए, हमने इस पॉइंट पे ये डिसाइड किया, चलो कि हम X से कुछ रिसोर्स को Y पे डाइवर्ट करते हैं, और हमने ये पाया कि हम A का वेलफेयर इंक्रीज कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम जो बी का वेलफेयर है वो सेम है। अगर एक्स से रिसोर्सेज को वाई की तरफ डाइवर्ट करते हैं, विच मीन्स रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से ये पॉसिबल हो रहा है कि हम ए का वेलफेयर इंक्रीज कर पा रहे हैं और एट द सेम टाइम बी का वेलफेयर जो है सेम है। दैट मीन्स जो टोटल वेलफेयर है वो इंक्रीज हो रहा है। वो क्या हो रहा है? इंक्रीज। दैट मीन जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज था हमारे पास इससे पहले वो एफिशिएंट नहीं था। एफिशिएंट क्यों नहीं था? बिकॉज बाय रीएलोकेशन वी आर एबल टू इंक्रीज टोटल वेलफेयर, एंड बाय रीएलोकेशन इफ यू आर नॉट एबल टू इंक्रीज द टोटल वेलफेयर, दैट मीन जो आपका एलोकेशन है वो क्या है? एफिशिएंट है। और
अब हमने ये देखना है जो परफेक्ट कंपटीशन है, क्या परफेक्ट कंपटीशन में जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, या जिसको आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी इकोनॉमिक एफिशिएंसी या एलोकेटिव एफिशिएंसी हम जिसको बोलते हैं, इज इट प्रेजेंट इन परफेक्ट कंपटीशन? क्या परफेक्ट कंपटीशन में रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट किया गया है कि जो सोसाइटी का वेलफेयर है वो मैक्सिमम है? अब हमने ये देखना है। और ये देखिए, मैंने इससे पहले आपको बोला था, अगर हमारी इफ वी आर हैविंग एलोकेटिव एफिशिएंसी, तो उसको हम पेरेटो एफिशिएंसी भी बोलते हैं। वो क्यों? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द सेटिस्फेक्शन ऑफ वन इंडिविजुअल कैन बी इंक्रीज्ड ओनली एट द लॉस ऑफ यूटिलिटी बाय अनदर। अगर हम इस सिचुएशन में हैं, अगर हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऐसा है कि हम ए का वेलफेयर तब इंक्रीज कर पा रहे हैं जब बी का वेलफेयर वहां से डिक्रीज होगा, तो उस वक्त जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है तो वो हमारा पेरिटो एफिशिएंट है। अब पेरिटो एफिशिएंसी या ये देखने के लिए जो रिसोर्स एलोकेशन है क्या वो एफिशिएंट है परफेक्ट कंपटीशन में, इसके लिए हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमने ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर में देखा है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, एंड वो हम इस पॉइंट पर रिपीट नहीं करेंगे। देखिए यह है डिमांड करो इंडस्ट्री का, रिमेंबर दिस इज डिमांड करो ऑफ इंडस्ट्री नॉट फर्म ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। देखिए ये है सप्लाई करो ऑफ इंडस्ट्री, और सप्लाई करो इट्स आल्सो मार्जिनल कॉस्ट करो। अब देखिए इंडस्ट्री, सप्लाई करो और डिमांड करो इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट ई, और हमारा डिमांड करो 400 और ई हमारा इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी 400 है, और इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी कितनी है? 5। अब आप देखिए, अब हमने इस पॉइंट पे ये देखना है क्या by reallocation of resources, is it possible to increase the total welfare? If it is possible to increase the total welfare, then allocation of resources efficient nahi hai. And by reallocation, if it is not possible to increase the total welfare, that means the allocation of resources is efficient. ये देखिए ये वाला रीजन डिमांड करो से नीचे और प्राइस से ऊपर, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, और ये वाला रीजन, ये प्राइस और प्राइस से नीचे सप्लाई करो से ऊपर, ये वाला रीजन ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है। हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 400 है। देखिए अगर हम 400 के इंस्टेड ऑफ 400 हम 300 ही प्रोड्यूस करें, ये देखिए ये वाला इंस्टेड ऑफ 400 अगर हम सिर्फ 300 ही क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो देखिए क्या होगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए हम सिर्फ 300 ही प्रोड्यूस करेंगे तो होगा क्या, आप देखेंगे जब हमने इंस्टेड ऑफ 400 300 ही प्रोड्यूस किया, जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है देखिए कितना है, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, दिस रीजन दैट आई शेडेड। क्यों? क्योंकि डिमांड के नीचे है और प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर वाला रीजन है। और हमारा जो प्रोड्यूसर सरप्लस है देखिए, दिस रीजन इज आवर प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये वाला रीजन जो है, आई विल नेम इट 1 and 2. This region 1, this is loss of consumer surplus, और this region 2 is loss of consumer surplus. देखिए जब हमने आउटपुट जो है वो 400 या क्वांटिटी जो है वो 400 से 300 की तरफ डिक्रीज किया, तो हमने देखा जो कंज्यूमर सरप्लस में जो हमारा पहले कंज्यूमर सरप्लस था एट ई और एट 400, उसमें लॉस हुआ किसका? रीजन 1 का लॉस हुआ कंज्यूमर सरप्लस में, और रीजन 2 का लॉस हुआ प्रोड्यूसर सरप्लस में। तो आप देख सकते हो जब हम 400 क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे उस पॉइंट के साथ, जब हम 300 से प्रोड्यूस करेंगे, आप लोगों को पता चला होगा कि एट 400 जो हमारा टोटल वेलफेयर है वो मैक्सिमम है। टोटल वेलफेयर हमारा कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस के बराबर है। तो आपने इस पॉइंट पे ये देखा, जब हमने कम आउटपुट प्रोड्यूस किया 400 से हम 300 पे आए, तो जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है उसमें लॉस हुआ रीजन 1 के बराबर, ये देखिए, और
हमारा जो प्रोड्यूसर सरप्लस है उसमें लॉस हुआ रीजन 2 के बराबर. So at 300, producer surplus and consumer surplus, or you can say the total welfare is less as compared to the equilibrium, output 400. अब हम देखते हैं अगर हम अपना आउटपुट जो है वो इंक्रीज करते हैं 400 से ज्यादा, सपोज 500, तो क्या होगा. इससे पहले देखिए आप, ये वाला जो पॉइंट है ये डिमांड कर्व का पॉइंट है. देखिए डिमांड कर्व का पॉइंट है, दैट मींस ये देखिए 500 यूनिट कंज्यूमर तब खरीदने के लिए तैयार है जब किस प्राइस पे मिल रहा होगा, 400 पे. और देखिए प्रोड्यूसर आप देख सकते हैं, ये देखिए प्रोड्यूसर 500 यूनिट तब सेल करने के लिए तैयार है जब उसको कितना प्राइस मिलने वाला है, $6. लेकिन हमने देखा जब हम 500 प्रोड्यूस करेंगे और इसको सेल किस प्राइस पे करेंगे, एट 5. तो अगेन वी हैव 2 रीजन्स. ये देखिए रीजन 1, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, रीजन 1 एंड रीजन 2, ये हमारे 2 रीजन्स हैं. ये जो रीजन 2 है, रीजन 2 आप देखिए, रीजन 2 हमारा लॉस है कंज्यूमर सरप्लस का. क्यों कंज्यूमर सरप्लस का लॉस क्यों है रीजन 2? क्योंकि कंज्यूमर सिर्फ $4 पे करने के लिए तैयार था, लेकिन उसको $5 देना पड़ रहा है. और कंज्यूमर 1 जो हमारा है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस है, प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस है. तो लॉस क्यों है? क्योंकि प्रोड्यूसर 400 से 500 यूनिट तब सेल करने के लिए तैयार था जब उसको $6 मिलते, लेकिन उसको मिल कितना रहा है, $5. तो दैट मीन्स दिस रीजन 1 इज आवर प्रोड्यूसर सरप्लस लॉस एंड रीजन 2 इज कंज्यूमर सरप्लस लॉस. इस रीजन 1 और रीजन 2 को आपको अपने जो ऑलरेडी आपका टोटल वेलफेयर है उससे क्या करना पड़ेगा, माइनस. कौन से वाले रीजन से? ये देखिए ये वाला रीजन 3, इसको मैं रखूंगा, और 4. देखिए जब आप 1, 2, 3, 4 को ऐड करेंगे, 3 और 4 को जब ऐड करोगे ये पॉजिटिव है, और 1 और 2 को जब ऐड करोगे ये नेगेटिव है. तो ओवरऑल जो आपका वेलफेयर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज. तो आप लोगों ने देखा एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम आउटपुट विच इज 400, एट 500 जो हमारा वेलफेयर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज. क्यों? 500 पे हमारा कंज्यूमर सरप्लस पे रीजन 2 का लॉस हो रहा है, और प्रोड्यूसर सरप्लस पे प्रोड्यूसर सरप्लस है रीजन 1 का लॉस हो रहा है. रीजन 1 जो हमारा वो प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस हो रहा है. सो एट 500 वी हैव रीजन 1 और रीजन 2 का लॉस हो रहा है, तो जो हमारा टोटल वेलफेयर है उसका लॉस हो रहा है. तो हमने देखा जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है विच इज 400, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विच इज 400, आप देखिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विच इज 400. हमने देखा चाहे हम 400 से कम प्रोड्यूस करें या ज्यादा प्रोड्यूस करें, हमारा जो टोटल वेलफेयर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज. ज्यादा प्रोड्यूस करने से भी डिक्रीज हो रहा है और कम प्रोड्यूस करने से भी डिक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स ओनली एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 400 विच इज डिटरमिन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री इन परफेक्ट कंपटीशन. सिर्फ 400 पे हमारा जो वेलफेयर है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम. बाय रीएलोकेशन, यानी जब आप आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करो या कम प्रोड्यूस करो, हमारा वेलफेयर क्या हो रहा है, कम. दैट मीन्स एट ई आवर टोटल वेलफेयर इज मैक्सिमम. इसका मतलब ये है जो परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है इट इज एफिशिएंट, और यू कैन से देयर इज पेरिटो efficiency or economic efficiency or allocative efficiency in perfect competition. अब देखिए ये वाला पॉइंट, द इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज अचीव्ड अंडर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन ओनली व्हेन देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी एक्सटर्नलिटीज नेगेटिव और पॉजिटिव. इन द नेक्स्ट लेक्चर आप हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सटर्नलिटी क्या होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. यहाँ पर एक कहता है कि अगर एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट होती है, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी नेगेटिव और पॉजिटिव, जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है it no longer remains efficient. परफेक्ट कंपटीशन में
एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी तब है जब एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट नहीं हो। अगर एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट है तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी या एलोकेटिव एफिशिएंसी परफेक्ट कंपटीशन में होता नहीं है। अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए आप। ये देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, इट्स प्रोडक्टिव और टेक्निकल एफिशिएंसी। हम देखेंगे जो परफेक्ट कंपटीशन है, क्या इसमें प्रोडक्टिव या टेक्निकल एफिशिएंसी होती है। प्रोडक्टिव या टेक्निकल एफिशिएंसी किसको कहते हैं? व्हेन आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। जब आउटपुट हम प्रोड्यूस करेंगे किस पे? एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। अब देखिए ये वाली डायग्राम लेफ्ट में, ये इक्विलिब्रियम है फर्म का लॉन्ग रन में इन परफेक्ट कंपटीशन, और ये इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम है। देखिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन जो फर्म के लिए है वो क्या है? प्राइस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, वो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए, वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए, या एंड वो शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। इसमें आप दो पॉइंट्स का ख्याल रखिए, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का आप ख्याल रखिए। देखिए लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट है इसकी शेप, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की शेप यू शेप्ड है, और सपोज दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है इसको लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट करो। आपने रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा होगा, और वहां पर आपने देखा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट को फ्रॉम डाउनवर्ड्स कट करता है एट इट इज मिनिमम पॉइंट। वैसे ही जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कट करेगा कहाँ पे? एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को। देखिए ये पॉइंट देखिए, ये यहाँ पर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कट करता है फ्रॉम बिलो। और जिस पॉइंट पे ये पॉइंट देखिए आप, इस पॉइंट पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट किसके बराबर है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट किसके बराबर है? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। दैट मीन्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट उस पॉइंट पे इक्वल है जहां पर हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है? मिनिमम। जहां पर हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है? मिनिमम। अब देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स इसका मतलब है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कहां पर कर रहे हैं? एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द लॉन्ग रन इन केस ऑफ ए फर्म। देखिए ये मिनिमम है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। दैट मीन्स जो परफेक्ट कंपटीशन का केस है उसमें उसके लॉन्ग रन में जो फर्म्स हैं वो कहां पर प्रोड्यूस करती हैं? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे। दैट मीन्स जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हम करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में वो कहां पर प्रोड्यूस होता है? एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। ये देखिए दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होता है परफेक्ट कंपटीशन में इन लॉन्ग रन वो कहां पर प्रोड्यूस होता है? मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। दैट मीन्स यू कैन also say that apart from allocative efficiency or economic efficiency, there is also productive and technical efficiency in perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन में टेक्निकल या प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी है। क्यों? क्योंकि हम आउटपुट किससे प्रोड्यूस करते हैं? एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ पर फर्म का जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है 10 है और टोटल इंडस्ट्री का जो आउटपुट है 2000 है। इंडस्ट्री आउटपुट कितना है? 2000, और फर्म का कितना है? 10। दैट मीन्स ये 2000 आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, और इस फर्म ने जो अपना आउटपुट प्रोड्यूस किया ये 10, ये किस ने प्रोड्यूस किया है? एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। दैट मीन्स देयर इज technical efficiency and productive efficiency in perfect competition as well। तो हमने देखा जो perfect competition है इसमें जो allocation of resources है वो efficient है, या जिसको हम Pareto efficient भी कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट
In perfect competition, there is productive efficiency or technical efficiency as well, which means the output produced in perfect competition is produced at least possible cost. Thank you very much.